मैं एक मेडिकल रूम में उठा, सिर में भयानक दर्द हो रहा था। चारों तरफ डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल फैली हुई थी। जैसे ही मैंने अपने हाथों को देखा, मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। इस शरीर की यादें अचानक मेरे दिमाग में भरने लगी। मैं वांग ये था, 18 साल का, जो साल 2050 में ईस्टर्न बेस सिटी में रहता था। 5 साल पहले आसमान से गिरे 10 विशाल मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। जानवर और पौधे म्यूटेट हो गए, ज्यादातर लोग मर गए और जो बचे थे उन्हें हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता था। मैं इवोल्यूशन कैंप में था, एक ऐसी जगह जहां आम लोग ट्रेनिंग लेकर इवॉल्वर बनने की कोशिश करते थे, क्योंकि सिर्फ इवॉल्वर ही इतने ताकतवर होते थे कि मॉन्स्टर्स से लड़ सकें और शहर की रक्षा कर सकें। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि ट्रेनिंग के दौरान मुझ पर एक म्यूटेटेड क्रीचर ने हमला किया था और मुझे सॉन्ग शीरवे नाम के एक रेस्क्यू कैप्टन ने बचाया। लेकिन मुझे असली सच पता था। असल वांग ये को ट्रेनिंग के दौरान एक रेयर इवोल्यूशन फ्रूट मिला था। उसी के लिए यू हाइताओ के 4 आदमियों ने उस पर हमला करके उसे मार डाला था और अब मैं उसके शरीर में आ चुका था। अपने छोटे से डॉर्म रूम में वापस जाकर मैंने अपनी माँ और छोटी बहन को कॉल किया और बताया कि मैं ठीक हूँ। टेबल पर रखी फैमिली फोटो को देखते हुए मैंने मन ही मन वादा किया कि अब मैं उनकी देखभाल करूंगा। कैंप की फाइनल इवैल्यूएशन में सिर्फ 30 दिन बचे थे। मुझे इवोल्यूशन सीरम पाने और इवॉल्वर बनने के लिए कम से कम 60 का फिजिकल स्कोर चाहिए था, लेकिन मेरा मौजूदा स्कोर सिर्फ 36 था। हालात बिल्कुल खराब लग रहे थे। मैंने तुरंत लाइफ इवोल्यूशन टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में मेरी मूवमेंट्स बेहद खराब थी और कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं लगातार पढ़ता रहा, अपनी गलतियां सुधारता रहा और धीरे धीरे मेरा शरीर सही रिदम पकड़ने लगा। अचानक एक गर्म ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ गई और मेरे दिमाग में एक चमकता हुआ पैनल दिखाई दिया। वो एक सिस्टम था। इस नई दुनिया में मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज, मेरे पास एक पोटेंशियल पॉइंट था और मैंने उसे इस्तेमाल करके लाइफ इवोल्यूशन टेक्निक को सीधे मास्टरी लेवल तक अपग्रेड कर दिया। मेरी ट्रेनिंग स्पीड तुरंत दुगनी हो गई। मैंने फिर से बटन दबाया, उम्मीद करते हुए कि इसे और अपग्रेड कर पाऊं, लेकिन मेरे पास पॉइंट्स कम थे। मुझे और पोटेंशियल पॉइंट्स चाहिए थे और वो भी जल्दी। उधर यू हाइताओ पहले से ही मेरे खिलाफ अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। मैंने पूरा सुबह कैंप के हर कोने को एक्सप्लोर करने में बिताया। जिम, योगा रूम, आर्मरी, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, मैं हर जगह गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि और पोटेंशियल पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिरकार मैंने कैंप के बाहर खंडरों में जाने का फैसला किया। मैंने एक बैटल नाइफ उठाई, एहतियात के लिए जेब में पेपर स्प्रे और लाइम पाउडर छुपाया और अकेले बाहर निकल गया। बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, जली हुई गाड़ियां, हर तरफ राख और बर्बादी। यकीन करना मुश्किल था कि कभी यहाँ लोग सामान्य जिंदगी जीते थे। मैं लगातार आगे बढ़ता रहा, खुली जगहों में चलते हुए, ताकि कोई अचानक हमला न कर सके। तभी मुझे पीछे से कुछ तेजी से अपनी तरफ आता हुआ सुनाई दिया। एक म्यूटेटेड क्रीचर था, हड्डियों और मांस का भयानक ढांचा, दांत निकाले सीधे मेरी तरफ दौड़ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। मैंने उसकी अजीब रनिंग पैटर्न को ध्यान से देखा, सही मौके का इंतजार किया और अपनी ब्लेड उसकी गर्दन पर घुमा दी। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि मेरा हाथ सुन्न हो गया, लेकिन वो क्रीचर फिर से उठ खड़ा हुआ, पहले से ज्यादा गुस्से में। मैंने दोबारा वार किया, इस बार और ज्यादा ताकत से, और लगातार हमला करता रहा जब तक वो हिलना बंद नहीं कर गया। मैं वहीं खड़ा भारी सांसें ले रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। ये मेरी पहली असली किल थी। तभी सिस्टम पैनल फिर से मेरे दिमाग में उभरा, पोटेंशियल पॉइंट्स 0.1। मैं जोर से हंस पड़ा। यही तरीका था, मॉन्स्टर्स से लड़ो, पॉइंट्स कमाओ और मजबूत बनो। सीधा और आसान, बिल्कुल मेरी पसंद जैसा। डॉक्टर श्वे ने मेडिकल रूम में मेरे घावों पर पट्टी की और उसके बाद मैं सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड चला गया। एक दिन की असली लड़ाई के बाद मुझे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत काफी नहीं है, मुझे स्किल चाहिए थी। इसलिए मैंने शुरुआत से 9 बेसिक ब्लेड फॉर्म्स सीखने शुरू किए। मैं पूरी रात ट्रेनिंग करता रहा, इंस्ट्रक्टर से हर सवाल पूछता रहा, जाने से इनकार करता रहा और खुद को तब तक धकेलता रहा जब तक सब कुछ क्लिक नहीं कर गया। 2 दिन बाद सुबह के 4 बजे, लाल आंखों और दर्द से टूटते हाथों के साथ मुझे वो एहसास हुआ, मेरी हर मूवमेंट में एक साफ और धारदार फ्लो आ चुका था। 9 बेसिक ब्लेड फॉर्म्स अब पूरी तरह मेरे थे। मैंने अपने 1.1 पोटेंशियल पॉइंट्स इस्तेमाल करके उस टेक्निक को तुरंत अपग्रेड कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसा लगा जैसे मैंने सेकंड्स में सैकड़ों बार प्रैक्टिस कर ली हो। जब मैं वापस सामान्य हुआ, तब तक मैं उन्हें पूरी तरह मास्टर कर चुका था। इसके बाद मैं हर दिन जंगलों में जाने लगा, म्यूटेटेड क्रीचर्स का शिकार करके पोटेंशियल पॉइंट्स कमाने लगा। अब लड़ाई पहले से आसान लगने लगी थी। 9 बेसिक ब्लेड फॉर्म्स मास्टर करने के बाद मैं बेवजह चोट खाना बंद कर चुका था और अपने दुश्मनों की मूवमेंट बेहतर तरीके से पढ़ने लगा था। एक दिन जंगल में मेरी मुलाकात मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जाओ श्याओ यू से हुई। वो अपनी दोस्त के साथ थी और उसकी दोस्त साफ कह रही थी कि मैं एक बेकार इंसान हूँ, ना पैसा, ना टैलेंट और कभी इवॉल्वर भी नहीं बन पाऊंगा। मैंने उनकी हर बात सुनी, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। उसने एक प्रैक्टिकल फैसला लिया था और मैं उसकी इज्जत करता था। वैसे भी अभी सिंगल रहना मेरे लिए ज्यादा सही था। मैं हर दिन खुद को और ज्यादा पुश करता रहा, कई बार घायल होकर लौटा और मेडिकल रूम में डॉक्टर श्वे के पास जाना पड़ता। वो हमेशा शांत और प्रोफेशनल रहती थी, हालांकि हर बार मुझे कट से भरा देकर एक अलग नजर से जरूर देखती थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। पोटेंशियल पॉइंट्स कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी था। एक दिन दोपहर तक मैं 1.5 पॉइंट्स कमा चुका था और अपने 2 पॉइंट्स के लक्ष्य के काफी करीब था। तभी लाल बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना रेनकोट पहना और कैंप की तरफ वापस जाने लगा। तभी मैंने उसे देखा, एक ट्रेनी बिना किसी सुरक्षा के बारिश में खड़ा था। उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे लाल खून टपक रहा था। उसके सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वो म्यूटेट हो चुका
था। सोचने का समय नहीं था, वो सीधे मेरी तरफ झपटा। वो अब तक के हर दुश्मन से ज्यादा ताकतवर था। उसकी तलवार का हर वार मेरे हाथों को सुन्न कर रहा था। मैं लगातार पीछे हटता रहा, उसकी मूवमेंट पढ़ता रहा, एक मौके की तलाश कर रहा था। तभी मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। उसने पूरी ताकत से तलवार नीचे मारी। मैं तुरंत साइड में हट गया और उसकी तलवार ईंटों में फंस गई। मैंने मौका देखकर तेजी से हमला किया। पहले उसकी साइड काटी, फिर उसका पैर, उसे नीचे गिराया और अपनी ब्लेड उसकी छाती में घोंपी। सब खत्म हो गया। मैं लाल बारिश के बीच भारी सांसें ले रहा था। मेरे कंधे से खून बह रहा था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशान वो बात कर रही थी जो अभी हुई थी। किसी मॉन्स्टर को मारना अलग बात थी, लेकिन ये अलग था। मेडिकल रूम में वापस जाकर मैं चुपचाप बैठा रहा, जबकि डॉक्टर श्वे मेरे घाव साफ कर रही थी। उन्होंने नोटिस किया कि मैं कुछ बोल नहीं रहा। उन्होंने पूछा क्या मैं ठीक हूँ। मैंने बस इतना कहा, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, मैं अभी अपने विचारों के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसी समय डॉम्स में यू हाइताओ अपना अगला कदम उठा चुका था। दूसरी इवैल्यूएशन आने वाली थी और वो उससे पहले मुझे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। अगली सुबह मैं एक अजीब सुकून के साथ उठा। डॉक्टर श्वे पूरी रात मेरे साथ रुकी थी और उनकी शांत मौजूदगी ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया था। मैंने धीरे से उनके कंधों पर कंबल डाला और चुपचाप बाहर निकल गया। अब मैं फिर से खुद जैसा महसूस कर रहा था। मेरे पास 2 पोटेंशियल पॉइंट्स जमा हो चुके थे। मैंने उन्हें इस्तेमाल करके लाइफ एवोल्यूशन टेक्निक को मास्टरी लेवल तक अपग्रेड कर दिया। जैसे ही अपग्रेड पूरा हुआ, मेरे अंदर कुछ बदल गया। मेरी सोच तेज हो गई, मेरी इंद्रियां पहले से ज्यादा साफ महसूस होने लगी, जैसे दिमाग पर छाया धुंध हट गया हो। मेरी ट्रेनिंग एफिशिएंसी अब 3 गुना हो चुकी थी और पहली बार मुझे पूरा भरोसा हुआ कि मैं 1 महीने के अंदर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक पहुंच सकता हूं। अगले 4 दिनों तक मैंने लगभग सोना ही छोड़ दिया। हर रात सिर्फ 2 घंटे की नींद, बाकी पूरा समय ट्रेनिंग। मेरा कंधा तेजी से ठीक हो रहा था और हर सेशन के साथ मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि दिन ब दिन मेरी प्रोग्रेस बढ़ रही है। एक शाम डॉक्टर शुए खुद मेरे डॉम में मेरी हालत देखने आई। वो सच में बहुत दयालु थी। अब दूसरी इवैल्यूएशन करीब आ चुकी थी। जिसका फिजिकल स्कोर 45 से नीचे होगा उसे सीधे घर भेज दिया जाएगा। लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। मैं बस ये देखना चाहता था कि आखिर मैं कितना मजबूत हो चुका हूँ। टेस्ट वाले दिन मैं क्लास 23 के बाकी छात्रों के साथ डेटा रिसर्च सेंटर में लाइन में खड़ा था। मेरा दोस्त लू योंग मेरे पास आया और पूछने लगा क्या मैं क्लास बंक कर रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं लाइफ एवोल्यूशन टेक्निक के एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। वो जोर से हंस पड़ा। उसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। तभी किसी ने बताया कि एलीट क्लास के कुछ स्टूडेंट्स पहले ही 100 से ऊपर स्कोर कर चुके हैं। मुझे उनसे कोई जलन नहीं हुई। मुझे पता था मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ पहुँचने वाला हूँ। वहीं मेरी मुलाकात फिर से जाओ श्याओ यू से हुई। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वो हैरान रह गई और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लू योंग ने धीरे से मुझे झाओ हायताओ के बारे में चेतावनी दी। उसने कहा कि कैंप में अफवाह फैल रही है कि उसी ने मुझ पर हमला करके मेरा एवोल्यूशन फ्रूट छीना था। मैंने अपना चेहरा शांत रखा और कहा कि ये सब बकवास है। मैंने हंस के हुए कहा हम तो अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे कि एक दूसरे को गायब होते देखना चाहते हैं। फिर मेरी बारी आ गई। पिछले 10 दिनों की सारी मेहनत का रिजल्ट सामने आने वाला था और रिजल्ट मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकला। मेरा ओवरऑल स्कोर 51.8 था। पूरी क्लास में मेरी रैंक 38 आई थी। सिर्फ 10 दिन पहले मेरी स्ट्रेंथ 30 तक भी नहीं पहुंची थी, अब वो 50 थी। मेरी एजिलिटी 56 तक पहुंच चुकी थी और एनर्जी और स्पिरिट स्कोर 60 था, जो मेरा सबसे हाई स्टैट था। एडवांस्ड लाइफ एवोल्यूशन टेक्निक ने बिल्कुल वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। लू योंग पूरी तरह शॉक में था। उसे लगा था ब्रेकअप के बाद मैंने सब छोड़ दिया होगा। मैं बस मुस्कुरा दिया। उसे ये जानने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ तक पहुंचने में मुझे सिर्फ 4 दिन की असली ट्रेनिंग लगी थी। ये खबर जल्द ही झाओ हायताओ तक भी पहुंच गई। मैं साफ देख सकता था कि वो बेचैन हो चुका है। 51.8 का मतलब था कि अब मेरे पास ग्रेजुएशन से पहले 60 तक पहुंचने का असली मौका था। उसने तुरंत आदेश दे दिया कि मुझ पर नजर रखी जाए और जैसे ही मैं कैंप के बाहर निकलूं मुझे खत्म कर दिया जाए। लेकिन मुझे पहले से पता था। इवैल्यूएशन के दौरान ही मैंने सन योंग को मुझे घूरते हुए पकड़ लिया था। फिर भी मैं वापस जंगल में गया। इस बार मैंने अपना तरीका बदल दिया। खुली सड़कों पर घूमने के बजाय मैं सीधे उन घने खंडहरों में घुस गया जहां म्यूटेटेड क्रीचर्स सबसे ज्यादा थे। खतरा ज्यादा था लेकिन फायदा कई गुना ज्यादा। मेरी तेज होती सेंसेस और रिफ्लेक्सेस की वजह से अब सब संभालना आसान लगने लगा था। अब मैं लगभग इंस्टिंक्ट से ही घात लगाकर होने वाले हमलों से बच जाता था। पहले मैं कभी ऐसा रिएक्ट नहीं कर पाता। शाम होने से पहले जब मैं वापस लौटा तब तक मैं 2.1 पोटेंशियल पॉइंट्स कमा चुका था और 20 से ज्यादा म्यूटेटेड क्रीचर्स मार चुका था। मेरे कंधे पर हल्की चोट लगी थी। डॉक्टर शुए उस समय ऑफ ड्यूटी थी, फिर भी खुद मेरे घावों पर पट्टी करने आई। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा और इतनी ज्यादा मेहनत बंद करने को कहा। मैंने शांत आवाज में कहा इससे वो चीज नहीं रुकेगी जो मुझे करनी है। मैं अपनी रिकवरी की नहीं, आने वाली लड़ाई की बात कर रहा था। लेकिन वो ये हिस्सा नहीं समझ पाई। अपने कमरे में लौटकर मैंने सारे पॉइंट्स इस्तेमाल करके अपनी ब्लेड टेक्निक को परफेक्ट कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसा लगा जैसे मैंने सेकंड्स में हजारों बार प्रैक्टिस की हो। हर मूवमेंट पहले से ज्यादा तेज, साफ और सटीक होती गई, जब तक कि हर फॉर्म पूरी तरह फ्लॉलेस नहीं हो गया। मैं लगातार महसूस कर सकता था कि सन योंग की नजरें मुझ पर टिकी हुई हैं। झाओ यू हायताओ का सब्र खत्म हो रहा था। अच्छा था, क्योंकि अब मैं तैयार था। कल पता चलने वाला था शिकारी कौन है और शिकार। मैंने जगह पहले से चुन ली थी। कल ही मैं पुराने छोड़े इलाके शिंगयू न्यू विलेज गया था। मैंने वहाँ का हर कोना याद कर लिया था और कुछ
म्यूटेटेड क्रीचर्स भी साफ कर दिए थे। मुझे पता था आज वो लोग जरूर आएंगे। कैंप से निकलते ही मैंने श्योर हो को मेरा पीछा करते देख लिया, लेकिन मैंने उसे पीछा करने दिया। जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर गायब हुआ, मुझे पता था बाकी लोग भी मुझे ढूंढते हुए अंदर आएंगे। 4 लोग थे, सन योंग, यिन जुओफेंग, श्योर हो और डिंग जिनशाओ। वही 4 लोग जिन्होंने 10 दिन पहले असली वांग ये पर हमला करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं चौथी मंजिल पर छुपकर इंतजार कर रहा था। जब श्याओ हो और यिन जुओफेंग फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर आ रहे थे, मैं दरवाजे के पीछे से उनकी मूवमेंट देख रहा था। जैसे ही श्याओ हो तीसरी मंजिल के कमरे से बाहर निकला और उसका ध्यान हटा, मैंने हमला कर दिया, एक साफ वार उसके नाजुक कोने पर। खत। यिन जुओफेंग गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए मेरी तरफ दौड़ा। मैंने सीधे उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे मार दिया। वो चीखने लगा और अंधा होकर लड़खड़ाने लगा। मैंने तुरंत उसका घुटना काटा और फिर उसे खत्म कर दिया। 2 खत। मैं चुपचाप नीचे उतर गया। सन योंग आवाज सुन चुका था और तेजी से ऊपर आ रहा था। मैं रूम 202 में छुप गया और जैसे ही वो दूसरी मंजिल से गुजरा, मैंने उस पर हमला कर दिया। उसने मेरा पहला वार रोक लिया, लेकिन इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि वो पीछे उछल गया। मैंने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। मेरी ब्लेड बिजली की तरह चल रही थी। हर वार उसके कमजोर हिस्सों को निशाना बना रहा था। वो मुझसे शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन सिर्फ ताकत उसे बचा नहीं सकती थी। मैंने उसे पूरी तरह दबा दिया। उसका स्टाफ जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों बाद वो खुद भी गिर पड़ा। 3 खत। अब सिर्फ एक बचा था, डिंग जिनशाओ, सबसे चालाक। वो भाग चुका था और बाहर कहीं छुपा हुआ था। मुझे उसे जल्दी ढूंढना था इससे पहले कि वो किसी को बुला ले। मैंने सन योंग का फोन उठाया, उसकी उंगली से लॉक खोला और डिंग जिनशाओ को कॉल कर दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे पास की बिल्डिंग के पीछे से रिंगटोन सुनाई दी। उसने फोन उठाया और धीरे से बोला, भाई यांग। मैं चुप रहा। वो पूछता रहा, क्या सिग्नल खराब है? फिर अचानक उसे अपनी ही आवाज पीछे से सुनाई दी और वो धीरे धीरे मुड़ा। उसने मुझे देखा। मैं खून से लथपथ खड़ा था, हाथ में चाकू लिए। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और भीख मांगने लगा। कहने लगा उसका इससे कोई लेगा देना नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। दोनों हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। मैंने अपना चाकू उठाया। सब खत्म हो चुका था। यही वो लोग थे जिन्होंने उस इंसान को मारा था जिसके शरीर में अब मैं था। वो लोग काम खत्म करने वापस आए थे। मैंने बस उनसे पहले इसे खत्म कर दिया। मैं वहां से शांत और तेजी से निकल गया। जंगल में हर दिन लोग मरते हैं। सन योंग और उसके लोग एक खतरनाक छोड़े हुए इलाके में गए और कभी वापस नहीं आए। लोगों को बस इतना ही जानना था। उस शाम यू हाइताओ लगातार उनके फोन पर कॉल कर रहा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने खुद पहले उसे कॉल किया, सन योंग के फोन से। मैंने बात बहुत साधारण रखी। मैंने कहा, हम क्लासमेट्स हैं, पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़ देना चाहिए और ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। फोन पर उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज के नीचे छुपा गुस्सा मैं साफ सुन सकता था। उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि क्या हुआ है और वो इसे कभी नहीं भूलेगा। मुझे ये बात पता थी, लेकिन अभी मुझे यू हाइताओ का शांत रहना जरूरी था। अगर वो घिरा हुआ महसूस करता तो जल्दबाजी में खतरनाक हरकतें कर सकता था और फिलहाल मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। हम दोनों अब पक्के दुश्मन थे, लेकिन ये हिसाब इवॉल्वर बनने के बाद चुकाया जाएगा, उससे पहले नहीं। मैंने कैंप नेटवर्क पर ग्रेजुएशन एग्जाम का शेड्यूल चेक किया। 18 तारीख को रिटन टेस्ट, 19 को फुल फिजिकल चेक, 20 को कॉम्बैट टेस्ट, 24 तारीख को इवोल्यूशन सीरम की लिस्ट घोषित होगी और 27 से सभी का इवोल्यूशन शुरू होगा। आउटडोर ट्रेनिंग 15 तारीख को खत्म होने वाली थी, मतलब मेरे पास अभी 13 दिन थे, काफी समय। 2 दिन बाद मैं अपने कमरे में बैठा सिस्टम पैनल देख रहा था। मेरे पास 5 पोटेंशियल पॉइंट्स जमा हो चुके थे। मैंने बिना हिचकिचाहे उन्हें इस्तेमाल करके लाइफ इवोल्यूशन टेक्निक को सीधे परफेक्ट लेवल तक अपग्रेड कर दिया और जैसे ही अपग्रेड पूरा हुआ, सब कुछ बदल गया। मेरी 6 इंद्रियां अविश्वसनीय रूप से तेज हो गईं। दुनिया पहले से ज्यादा साफ महसूस होने लगी। मेरा दिमाग जैसे खुल गया हो। अब मैं कॉस्मिक एनर्जी को पहले से कई गुना तेजी से अब्सॉर्ब कर पा रहा था। मैंने अपना बॉडी स्ट्रेंथ चेक किया, 56। इस स्पीड से मैं सुबह होने से पहले ही 60 तक पहुंच सकता था, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब दिखा। परफेक्ट लेवल के पीछे अभी भी एक चमकता हुआ प्लस साइन था। मैंने ध्यान लगाया, अगले अपग्रेड के लिए 50 पोटेंशियल पॉइंट्स चाहिए। मैं कुछ सेकंड तक चुप रह गया। ये पहले से 10 गुना ज्यादा था, मतलब लाइफ इवोल्यूशन टेक्निक परफेक्ट लेवल के बाद भी आगे जा सकती थी। मैं हैरान भी था और उत्साहित भी। मेरा सिस्टम मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मुझे बस पॉइंट्स कमाते रहना था। 3 दिन बाद मुझे पता चलने वाला था कि क्या मेरी स्वॉर्ड टेक्निक में भी यही छुपी हुई लिमिट है। मैंने उसी वक्त ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 दिन बाद मैंने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप भी परफेक्ट लेवल तक पहुंचा दी। मैंने अपने मानसिक स्पेस में लाखों बार प्रैक्टिस की, जब तक हर मूव मेरी मसल्स में खुद नहीं कत गई। जब मैं आखिरकार ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकला, तब मैंने पास में 2 इंस्ट्रक्टर्स को बात करते सुना। उनमें से एक ने मुझे नोटिस कर लिया था और वो चुपचाप प्रभावित लग रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। ग्रेजुएशन में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। मैंने खुद को एक बेहद कठोर रूटीन में बांध लिया। सुबह 6 बजे जंगल में निकलना, शाम 6 बजे वापस आना, फिर रात 3 बजे तक लाइफ इवोल्यूशन टेक्निक की ट्रेनिंग, 3 घंटे की नींद और फिर वही सब दोबारा। मैं धीरे धीरे अपने शिकार का दायरा बढ़ाता गया, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक। मेरा शरीर लगातार मजबूत हो रहा था, चोटें कम होने लगी थी और पोटेंशियल पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे थे। यू हाइताओ अपना मौका खो चुका था। अब तक मेरी फिजिकल कंडीशन क्लास 23 के टॉप स्टूडेंट यू हाइताओ से भी ऊपर निकल चुकी थी और मैं धीरे धीरे एलीट क्लास के लेवल के करीब पहुंच रहा था। मुझे लगभग उस पर तरस आने लगा था। जब आखिरकार मैंने 15 पोटेंशियल पॉइंट्स जमा किए, मैंने सारे पॉइंट्स इस्तेमाल करके 9 बेसिक ब्लेड फॉर्म्स की लिमिट तोड़ दी। अपने मानसिक स्पेस में मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा और तभी कुछ नया जन्म
जन्म लिया। एक नई स्किल स्क्वायर एंड सर्कल। 9 तलवार चालें अब एक फ्लूइड स्टाइल में जुड़ चुकी थी। अटैक और डिफेंस पूरी तरह बैलेंस हो चुके थे। यही वो चीज थी जिसकी मुझे जरूरत थी। अजीब मॉन्स्टर्स से लड़ते समय चोट लगने का खतरा हमेशा रहता था, लेकिन अब मेरे पास खुद को बचाने का भरोसेमंद तरीका था। परफेक्ट लाइफ इवोल्यूशन टेक्निक के पीछे अभी भी वो चमकता हुआ प्लस साइन मौजूद था, 50 पोटेंशियल पॉइंट्स। मैंने उसी को अपना अगला लक्ष्य बना लिया। 15 दिसंबर को आउटडोर ट्रेनिंग खत्म हो गई। ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले 3 दिन का आराम। उस रात मैंने माँ को बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है। डॉक्टर शू नहाने के बाद मेरे सामने बैठी थी। उनकी मौजूदगी गर्म और सुकून देने वाली थी। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए सच में आभारी हूँ। कल ग्रेजुएशन एग्जाम था और मैं पूरी तरह तैयार था। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले उठ गया और अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग खत्म की। जब वापस आया तो देखा डॉक्टर शू पहले से टेबल पर वॉन्टन, फ्राइड डम्पलिंग्स और गर्म सोया मिल्क रख चुकी थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी चीजों से हमेशा अपना ख्याल दिखा देती थी। ग्रेजुएशन एग्जाम का पहला दिन रिटन टेस्ट का था। सुबह का टेस्ट कल्टिवेशन, इवॉल्वर्स और मॉन्स्टर्स के ज्ञान पर आधारित था। डॉक्टर शू ने पिछली रात मेरी काफी मदद की थी और सच कहूं तो वो खुद लगभग टॉपर। दोपहर में 2 और टेस्ट हुए, एक बिहेवियर असेसमेंट और दूसरा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इनमें सही या गलत जवाब जैसा कुछ नहीं था। इनका मकसद सिर्फ ये समझना था कि कौन किस डिपार्टमेंट के लिए सबसे उपयुक्त है। मैंने ईमानदारी से जवाब दिए और बिना सोचे समझे बाहर निकल गया। बाद में लू योंग मेरे पास आया और कुछ मुश्किल सवालों के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे सच सच बता दिया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत खतरनाक बात कह दी हो। दूसरा दिन फिजिकल चेक का था। मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। आधा महीने पहले ही मेरा शरीर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड 60 को पार कर चुका था। बस मुझे ये नहीं पता था कि कितना आगे निकल चुका हूँ। जब स्कोर आने शुरू हुए, पूरा हॉल शोर से भर गया। यू हाईताओ ने 81 स्कोर किया, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर से पूरे 5 पॉइंट्स आगे। लू योंग सिर्फ उसके साथ एक ही क्लास में होने पर उत्साहित हो रहा था। मैं बस मुस्कुरा दिया। फिर मेरी बारी आई। फ्लेक्सिबिलिटी 88। स्टाफ हैरान दिखा। मुझे लगा थोड़ा कम है। स्ट्रेंथ 100। लू योंग का मुंह खुला का खुला रह गया। स्पीड 104, एजिलिटी 111, रेजिलियंस 95, एनर्जी 120। हर टेस्टिंग रूम से बाहर निकलते समय में लू योंग का चेहरा देखता और हर बार उसकी हालत और ज्यादा अविश्वसनीय होती जा रही थी। आखिर तक वो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही शरीर छोड़ चुकी हो। यू हाईताओ ने 81 स्कोर करके खुद को अजेय समझ लिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने क्या आने वाला है। फिजिकल रिजल्ट्स वाली सुबह क्लास ग्रुप चैट पूरी तरह फट चुकी थी। मेरा ओवरऑल स्कोर 99 पोस्ट होते ही कुछ ही मिनटों में 999 नोटिफिकेशंस आ गए। अब हर कोई मुझे ब्रदर ये कहकर बुला रहा था। मैं वापस अपने डॉर्म में गया और फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। 93 अच्छा था, लेकिन जब मैंने एलीट क्लास की रैंकिंग देखी तो वहाँ टॉप स्टूडेंट्स 150 से ऊपर स्कोर कर रहे थे। क्लास 1 की हुआंग जियर वई ने 160 स्कोर किया था। मुझे अभी बहुत आगे जाना था। कॉम्बैट असेसमेंट वाले आखिरी दिन जब मैं एग्जाम एरिया की तरफ जा रहा था, तब लोगों का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग मुझे सच में सम्मान के साथ देख रहे थे। एंट्रेंस के पास मेरी मुलाकात जाओ शियायू से हुई। वो साफ तौर पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर उससे कुछ बातें की और आगे बढ़ गया। मैं समझता था वो क्या महसूस कर रही थी, लेकिन अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। यू हाईताओ मुझसे पहले गया। उसका स्कोर आया AB। मेरे फिजिकल रिजल्ट्स देखने के बाद से ही उसका दिमाग अस्थिर था और वो उसकी परफॉर्मेंस में साफ दिख रहा था। इंस्ट्रक्टर ने सीधे उसके मुंह पर कहा, तुम बिना सोचे हमला करते हो, तुम्हारे पास कोई रणनीति नहीं है। गार्ड डिपार्टमेंट का दरवाजा अब उसके लिए खुल चुका था। मैंने उसे स्टेज से उतरते देखा। उसकी आंखें खाली लग रही थी। फिर मेरी बारी आई। वेपन मास्टरी टेस्ट में मैंने 9 बेसिक ब्लेड फॉर्म्स दिखाए। कुछ भी चमकदार नहीं, बस बेसिक्स, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट। शुरुआत में स्टूडेंट्स कंफ्यूज दिखे, लेकिन जैसे जैसे मैं मूव करता गया, कमरे का माहौल बदलने लगा। यहाँ तक कि जिन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप की समझ नहीं थी, वो भी कुछ महसूस कर पा रहे थे। स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर तो टाइमर रोकना ही भूल गया। जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज साफ थी, वेपन मास्टरी S। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। लू योंग इतनी जोर से चिल्लाया कि उसका चेहरा लाल पड़ गया। कॉम्बैट टेस्ट के लिए एक हाथ वाले इंस्ट्रक्टर श्याओ खुद आ गया। वो एक अनुभवी इवॉल्वर थे जो फ्रंट लाइन से रिटायर हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार निकाली, मैंने तुरंत महसूस कर लिया वो असली किलिंग इंटेंट था। अनगिनत लड़ाइयों से बना हुआ दबाव। वो बिना रुके सीधे मुझ पर टूट पड़े, इतनी तेजी और ताकत से कि मुझे सांस लेने तक की जगह नहीं मिल रही थी। मैं समझ गया कि अनुभव और इंस्टिंक्ट में मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सीधे हमला करना बेकार था। इसलिए मैंने पहली बार असली लड़ाई में स्क्वायर और सर्कल इस्तेमाल किया। 9 तलवार चालें एक लगातार बहती हुई डिफेंस में बदल गईं। कोई गैप नहीं, कोई रुकावट नहीं। हर दिशा से आने वाले हमले के हिसाब से मेरी तलवार खुद ब खुद एडजस्ट हो रही थी और मैं पूरी तरह अपनी जगह पर डटा रहा। इंस्ट्रक्टर शाओ के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे, शांत, फिर जिज्ञासु और आखिर में सचमुच खुश। जब लड़ाई खत्म हुई, वो खुलकर मुस्कुरा रहे थे। मुख्य टेबल पर बैठे लंबे इंस्ट्रक्टर ने मुझे थम्स अप दिया। कॉम्बैट प्रैक्टिस S। पूरा हॉल गूंज उठा। यू हाईताओ तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और जोर जोर से विरोध करने लगा। इंस्ट्रक्टर शाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा हो। फिर शांत आवाज में बोले, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। और फिर उसे खुद से लड़ने का ऑफर दे दिया। यू हाईताओ वापस बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो सबसे खराब मुस्कानों में से एक थी जो मैंने कभी देखी थी। सच कहूं तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैं चाहता था कि वो उकसावे में आ जाए। इंस्ट्रक्टर शाओ मेरे पास आए और पूछा, उस डिफेंसिव मूव का नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, स्क्वायर और सर्कल। उन्होंने पूछा, तुमने खुद बनाया है? मैंने बिना हिचकिचाए हाँ कहा, क्योंकि सच में वो मेरा ही बनाया हुआ था। फाइनली
फाइनल रिजल्ट्स घोषित हुए। ट्रेनिंग टाइम ए, वेपन मास्टरी S, कॉम्बैट प्रैक्टिस S, ओवरऑल स्कोर S। पूरा हॉल आज के सबसे तेज शोर से भर गया। ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म हो चुका था। अब पूरे कैंप में सिर्फ 3 नाम चर्चा में थे। क्लास 1 का हुआंग जिरुई, क्लास 2 की यू शुएकिन और मैं क्लास 23 का वो अंडरडॉग जिसने नीचे से उठकर S रैंक हासिल कर ली थी। उस शाम में चुपचाप बैठा अपने दिमाग से मून नेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत दूर कहीं एक हल्का सा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे अंधेरे में सूरज की एक पतली सी किरण। कमजोर था लेकिन मौजूद था। मैंने डॉक्टर शू से बात की कि इवॉल्वर बनने के बाद मुझे किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए। जीन पार्क का फ्यूचर सेंटर सबसे सही लग रहा था। सबसे ज्यादा फ्रीडम, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग रिसोर्सेज और घर के भी करीब। बेस डिफेंस यूनिट दूसरा अच्छा विकल्प था, लेकिन रेस्क्यू टीम में बहुत जटिल मिशन होते थे। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। 24 दिसंबर को इवोल्यूशन सीरम की लिस्ट जारी हुई। पूरी क्लास जश्न मना रही। फिर किसी ने नोटिस किया कि मेरा नाम उसमें नहीं था। यू हाई ताओ को जैसे ही पता चला वो अपने डॉम में जोर जोर से हंसने लगा। पिछले पूरे हफ्ते का उसका गुस्सा और तनाव एक पल में गायब हो गया। उसे पूरा भरोसा था कि बिना सीरम के मैं चाहे कितना भी मजबूत हो जाऊं उसका कोई मतलब नहीं है। उधर जाओ शाओ यू ने चुपचाप अपना लैपटॉप बंद किया और खुद से कहा कि उसने शुरू से सही फैसला किया था। मुझे 3 इंस्ट्रक्टर्स ने बुलाया। उनमें इंस्ट्रक्टर शाओ भी थे। उन्होंने सीधे कहा कि मेरे ब्लड टेस्ट में कंटामिनेशन मिला है। जंगल में लगी शुरुआती चोटों की वजह से बहुत ज्यादा म्यूटेटेड मॉन्स्टर ब्लड क्रिस्टल्स मेरे शरीर में जमा हो चुके थे। अगर अभी इवोल्यूशन सीरम दिया जाता तो शरीर के अंदर टकराव होने की पूरी संभावना थी। उन्होंने मुझे 3 विकल्प दिए। पहला, 3 महीने इलाज करवाओ और कंटामिनेशन कम होने के बाद इवॉल्व करो। दूसरा, पूरी तरह इवॉल्वर बनने का सपना छोड़ दो। तीसरा, इवोल्यूशन फ्रूट इस्तेमाल करो और बाकी सबके साथ तय समय पर इवॉल्व करो। लेकिन इसमें सिर्फ 40% सफलता की संभावना थी, 30% म्यूटेशन का खतरा और 30% मौत का। मैंने बिना एक सेकंड सोचे तीसरा विकल्प चुन लिया। 3 महीने इंतजार करने का मतलब था 3 महीने तक यू हाईताओ मजबूत होता रहेगा जबकि मैं वहीं खड़ा रहूंगा। इस एपोकलिप्स में इतना समय खोना सब कुछ खोने जैसा था। 40% मेरे लिए काफी था। मैं पहले ही एक बार मर चुका था। दूसरी बार मरने का मेरा कोई इरादा नहीं था। 27 दिसंबर को सब लोग इवोल्यूशन सेरेमनी के लिए स्क्वायर में जमा हुए। मैंने लू योंग से कहा कि इंस्ट्रक्टर्स ने मेरे लिए इवोल्यूशन फ्रूट का इंतजाम किया है। बाकी सबके चेहरों पर साफ जलन दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि यू हाईताओ भी असहज लग रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। इंजेक्शन शुरू होने से पहले बड़े स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया। उसमें चीन के सबसे महान फाइटर्स विशाल मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, इतनी तेज गति से कि आंखें उनका पीछा नहीं कर पा रही थी। उनके वार पूरी इमारतें गिरा सकते थे। मैं ये वीडियो पहले भी देख चुका था, लेकिन हर बार इसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। यही वो लोग थे जिन्होंने शुरुआत में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब सर्वाइवल रेट 1% से भी कम था, तब उन्होंने खून मिले समुद्री पानी को पीकर इवॉल्व करने की कोशिश की थी। हमारी स्थिति उनसे कहीं आसान थी। एक एक करके स्टूडेंट्स मेडिकल पॉड्स में जाने लगे। लू योंग डर के मारे कांप रहा था। यू हाईताओ आत्मविश्वास से भरा अंदर गया। फिर मेरी बारी आई। पॉड के अंदर एक रिसर्चर मेरे बाएं बैठा था। दाईं तरफ हथियारबंद मेडिकल स्टाफ मौजूद था और दीवार के पास सींगों वाले आर्मर में एक जीन वॉरियर खड़ा था। अगर कोई म्यूटेट हो जाए तो उसे तुरंत खत्म करने के लिए। मैं मशीन पर लेट गया। मुझे बांध दिया गया। फिर मशीन पूरी तरह बंद हो गई। एक मैकेनिकल आर्म ने इवोल्यूशन फ्रूट सीधे मेरे मुंह में डाल दिया। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था कि वो जीभ पर पड़ते ही पिघल गया। अगले ही पल मेरे शरीर में ऊर्जा का विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ गलत होने लगा। अलार्म बजने लगा, लाल लाइट्स चमकने लगी। मेरे शरीर में दौड़ती ऊर्जा को स्थिर होने की जगह ही नहीं मिल रही थी। मैं रिस्ट्रेंट्स के खिलाफ बुरी तरह तड़प रहा था। पूरा शरीर खून से भीग चुका था। दांत इतने जोर से भींचे थे कि जबड़ा दर्द भरने लगा। रिसर्चर लगातार डेटा देख रहा था और बाकी लोगों से कह रहा था, रुको, अभी हालत स्थिर है। मेरी विल पावर टूट नहीं रही। मैं हार मानने से इनकार कर रहा था। मैंने उन सारी चीजों के बारे में सोचा जो मैं अभी भी करना चाहता था। उन लोगों के बारे में जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहता था। उन सभी कारणों के बारे में जिनकी वजह से मुझे जिंदा रहना था। कुछ वजह बेवकूफी वाली थी, कुछ गंभीर, लेकिन उस समय वो सब मेरे लिए बराबर जरूरी थी। तभी मेरे दिमाग की गहराई में लाइट एंड शैडो पैनल चमक उठा। नंबर 6 की जेड आकृति तेज रोशनी में फट पड़ी। मेरा दिमाग फैलने लगा। मेरे अस्तित्व का एहसास बदल गया। इवोल्यूशन सफल हो चुका था और सिर्फ सफल ही नहीं, उसके साथ कुछ और भी जाग उठा था। लाइफ लेवल, इनिशियल लाइफ, बेसिक स्टार लेवल लाइफ, एक सुपर पावर। मैं सफल हो गया था। जब बाकी सब नाकाम हो रहा था तब मेरे टैलेंट ने मुझे बचा लिया। जब मेरी आंख खुली मैं हॉस्पिटल में था। एनेस्थीसिया की वजह से सिर भारी लग रहा था। सर्जरी खत्म हो चुकी थी और मैं बच गया था। डॉक्टर्स मेरे रिजल्ट्स देखकर पूरी तरह उलझन में थे। मेरा इवोल्यूशन लेवल 50% से कम था, जिसका मतलब फेल होना चाहिए था। लेकिन मेरे जीनोम में जरा भी डैमेज नहीं था। वो इसे समझ ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने इसे विल पावर का चमत्कार कहकर छोड़ दिया। मैंने अपना सिस्टम पैनल चेक किया, सब कुछ सच था। लाइफ लेवल, बिगिनर स्टार लेवल, कल्टीवेशन सिस्टम, प्रेपरेटरी, जीन वॉरियर और अवेकेंड एबिलिटी यूजर। मैं इवॉल्व हो चुका था और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी भी जाग चुकी थी। ऐसी चीज जो एलीट क्लास के स्टूडेंट्स में भी बहुत कम देखने को मिलती थी। जब यू हाईताओ ने ये खबर सुनी, वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे पूरा यकीन था कि मैं फेल हो गया हूँ। उसे असली सच का अंदाजा तक नहीं था। मैंने एक लैपटॉप उधार लिया और एबिलिटी यूजर्स के बारे में रिसर्च शुरू की। एबिलिटीज की 5 मुख्य कैटेगरी थी: एनहांसमेंट, रिलीज, कंट्रोल, एलिमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। हर एबिलिटी यूजर अपने अंदर एक स्टार कोर बनाता है और उसी से कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक सामान्य स्टार कोर की जगह मुझे वही जेड लाइट बॉल दिखाई दी जो मेरे सिस्टम पैनल में थी। उसका रूप अलग था, लेकिन वो साफ तौर पर वही चीज थी। फिर मैंने पहली बार मून नेट से कनेक्ट होने की कोशिश की और ये तुरंत हो गया। बस एक विचार और मैं अंदर था। मेरे
मेरे सामने एक विशाल वर्चुअल स्पेस फैला हुआ था। उसके बीच में 3 चमकते हुए मिरर खड़े थे। स्किल एरिया खुला हुआ था। मैं पहले एबिलिटी यूजर वाले दरवाजे की तरफ गया, लेकिन मुझे रोक दिया गया। इसलिए मैं जीन वॉरियर वाले दरवाजे से अंदर गया। अंदर मुझे अलग अलग एवोल्यूशन टेक्निक्स और कॉम्बैट स्किल्स दिखाई दी। 13 क्रिस्टल बॉल्स अलग अलग एवोल्यूशन पाथ्स को दर्शा रही थी। रेड सन एवोल्यूशन मेथड सबसे ज्यादा चमक रहा था। ये मेरी सबसे मजबूत स्टैट्स, स्पिरिट, एजिलिटी और स्पीड से मेल खाता था। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी वाली वाटर बेयर टेक्निक सबसे फीकी चमक रही थी। इसमें कोई हैरानी नहीं थी। कॉम्बैट सेक्शन में मुझे 18 बिगिनर स्वॉर्ड स्टाइल्स मिले। मैंने थंडर बर्स्ट ब्लेड के हैंडल को छुआ और पूरी टेक्निक सीधे मेरे दिमाग में बहने लगी। मून नेट अविश्वसनीय था, किसी भी इंस्ट्रक्टर से कहीं बेहतर। लेकिन हाँ, उसमें कुछ अजीब भी था। सब कुछ बहुत सुविधाजनक लग रहा था, बहुत परफेक्ट, जैसे लाल रोशनी गिरने के बाद जो कुछ भी हुआ ये सब उसी का हिस्सा हो। लेकिन फिलहाल मैंने उस सोच को एक तरफ रख दिया। मैंने तुरंत रेड सन एवोल्यूशन मेथड की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2 घंटे की गहरी एकाग्रता के बाद वो एंट्री लेवल तक पहुंच गया।